हाय व्यूअर्स, इस प्रेजेंटेशन में हमें मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में बात करना है। लेंथ की मेजरमेंट के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, या डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स या डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। और चूँकि हमें पता है कि लेंथ ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट्स या डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स बहुत छोटे रेंज से बहुत बड़े रेंज तक जाता है। यानी छोटे रेंजेस में बात करें तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन 10⁻⁻15 मीटर तक होता है, और एवरेज साइज ऑफ यूनिवर्स हमारा 10⁻26 मीटर रेडियस रखता है। तो इस तरह से अगर सिर्फ प्रोटॉन पर ही लिमिट लगा दें छोटे वाली, तो ये -15 से लेकर 10⁻26 मीटर तक लेंथ वेरी करती है। बहुत स्मॉल लेंथ भी हैं, बहुत बड़ी लेंथ्स भी हैं। इसलिए कोई एक तरीका या एक टेक्निक, एक मेथड इन सारी लेंथ्स को मेजर नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास फिर इस तरह से अल्टरनेट वेज हैं छोटी लेंथ्स के लिए, और तरीक़ाकार होगा बड़ी लेंथ्स के लिए कुछ और तरीका होगा। यहाँ हमें वो सारे तरीक़ाकार सीखने हैं, पढ़ने हैं कि लेंथ्स को कैसे मेजर किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, कुछ डायरेक्ट टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम सारे फेमिलियर हैं इनसे। यानी सबसे आसान हमारे पास मीटर रूल होता है, या मीटर स्केल उसे कहते हैं। आप सिंपली उसे स्केल भी कहते हैं, आम ज़ुबान में उसे फुट भी कहते हैं। तो मीटर स्केल की मदद से हम 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक या 10⁻² मीटर तक आप मेजर कर सकते हैं। यानी 100 मीटर तक इससे मेजरमेंट हो जाती है। दूसरी साइड पर अगर हम वर्नियर कैलिपर्स को देखें तो वर्नियर कैलिपर्स 10⁻⁴ मीटर तक मेजरमेंट कर सकता है। यानी 1/10 ऑफ मिलीमीटर तक ये पैमाइश कर देता है। इससे भी छोटी मेजरमेंट हो तो स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर्स होते हैं, जो 10⁻⁵ मीटर यानी 1/100 ऑफ मिलीमीटर तक पैमाइश दे देते हैं। तो चूँकि हमारा जो रेंज ऑफ लेंथ्स है वो इनसे बहुत छोटा और बहुत बड़ा है, इसलिए ये अपनी अपनी लिमिटेशन के साथ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, ये डिफरेंट डिवाइसेस, इंस्ट्रूमेंट्स। तो इससे जो बड़ी लेंथ्स हैं उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं। इनडायरेक्ट मेथड्स में अगर बात करें तो सबसे पहला मेथड होता है रिफ्लेक्शन मेथड, फिर ट्रायंगुलर मेथड होता है, फिर पैरेलैक्स मेथड होता है। इन दोनों में ज्योमेट्री इस्तेमाल हो रही है। तो इसी तरह से जो बहुत ही छोटे लेवल पर मॉलिक्यूलर साइज़ को जानने के लिए इससे बिल्कुल डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल होगी। तो यहाँ सबसे पहले हमने देखना है रिफ्लेक्शन मेथड, जो लेंथ को मेजर करवाता है। तो रिफ्लेक्शन मेथड जिस तरह से नाम से ज़ाहिर है कि इसमें हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का फिनोमेना इस्तेमाल करना है। और वेव्स हमारी साउंड वेव्स भी हो सकती हैं, लाइट वेव्स भी हो सकती हैं। और हम करेंगे इस तरह से कि साउंड वेव्स या लाइट वेव्स को हम भेजेंगे एक सतह से, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के वो वापस आ जाएंगे, और इस तरह से हम वो टाइम नोट कर लेंगे। और स्पीड ऑफ वेव भी हमें पता होगी, तो इस तरह से डिस्टेंस फिर आसानी से हम नोट कर लेंगे। तो इफ़ v हमारी स्पीड ऑफ द वेव हो, वो टाइम हो टेकन टू रिसीव द रिफ्लेक्टेड वेव, तो फिर हमारे पास इस फार्मूला से डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। ये फार्मूला कोई नया फार्मूला नहीं है, ये सिंपल वेलोसिटी वाला या स्पीड वाले फार्मूले से लिया गया। v = d/t या d = vt है। यहाँ जो 2 से डिवाइड किया है वो इसलिए किया है कि क्योंकि वेव आपकी तरफ से गई है और फिर रिफ्लेक्ट होके वापस भी आई है। यानी जो टाइम नोट होगा वो डबल टाइम नोट होगा, जाने का भी और वापस आने का भी। और हमें चूँकि लेंथ नोट करनी है, इसलिए हम टाइम को 2 से डिवाइड कर लेंगे,
तो वो वन साइडेड पाथ हो जाएगा या डिस्टेंस हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट का सोर्स से। तो वेव ट्रेवल्स द डिस्टेंस 2 टाइम्स, इसलिए ये 2 यहाँ पे डिवाइड हुआ है। तो इसकी एग्ज़ाम्पल से 4 मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होती हैं। एक होता है एको मेथड और दूसरा होता है लेज़र मेथड, फिर रडार होता है, सोनार होता है। तो एको मेथड सबसे सिंपल है कि आप एक पहाड़ी के पास अगर कुछ फासले पर खड़े होके बोलें या गन से फायर करें तो वो आवाज़ आपको कुछ देर बाद पहाड़ी से टकरा के वापस आके दोबारा सुनाई देगी। तो अगर आपने अपनी जगह से अपने मकाम से उस पहाड़ी का डिस्टेंस नोट करना है तो आप फायर करें। फायर की आवाज़ जैसे ही फायर करते हैं आप स्टॉप वॉच ऑन कर दें और जब वेव ट्रेवल करेगी टूवर्ड्स हिल से टकरा के वो वापस आएगी और जब वो वापस आपको सुनाई दे तो आप स्टॉप वॉच ऑफ कर दें। तो इस तरह से आपने टाइम नोट कर दिया वेव के रिफ्लेक्ट होके वापस आने तक का। तो स्पीड ऑफ द वेव चूँकि आपको पता होगी साउंड वेव है तो ये 340 मीटर पर सेकंड एवरेजन होगी आपकी जो रूम टेम्परेचर पर। तो वो वैल्यू पुट करें और इसका टाइम पुट करें इस फार्मूला में v/t/2 करें तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा उस हिल का जो d डिस्टेंस होगा। तो स्टॉप वॉच का टाइम t है, d=vt/2 हो गया तो डिस्टेंस आपका आ जाएगा। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि एको को सुनने के लिए, क्योंकि हमारे जो कानों की लिमिटेशन है वो इस तरह से है कि हम एक आवाज़ का इफ़ेक्ट हमारे कानों में 1/10 सेकंड तक रहता है। तो उससे पहले नहीं आनी चाहिए साउंड। उससे पहले अगर साउंड वापस आ गई, अगर डिस्टेंस बहुत स्मॉल होगा तो फिर आपको अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि पहली आवाज़ जब आपने फायर किया तो उसका असर आपके कानों में मौजूद होगा कि इसी दौरान रिफ्लेक्टेड वेव भी वहाँ पहुँच जाएगी और आपके कान इन दोनों आवाज़ों में फ़र्क नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका वन साइडेड डिस्टेंस 17 मीटर कम से कम हो या इससे ज़्यादा हो, तब जाके रिफ्लेक्टेड साउंड आपको सुनाई देगी। तो ये 17 मीटर इसलिए होता है कि हमने पिछली क्लास में भी ये पढ़ा था कि अगर वन साइडेड डिस्टेंस 17 मीटर या इससे ज़्यादा हो तो जो रिफ्लेक्टेड वेव का टाइम होगा वो 1/10 सेकंड से ज़्यादा होगा। तो इस तरह से वो रिफ्लेक्टेड वेव फिर आपको एको की सूरत में सुनाई देगी। दूसरा मेथड होता है लेज़र टेक्निक है। इसमें हम लेज़र लाइट इस्तेमाल करते हैं लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए, जैसे कि अर्थ से लेकर मून तक का डिस्टेंस नोट करने के लिए हम लेज़र लाइट इस्तेमाल करते हैं जो कि इंटेंस होती है, फोकस्ड होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है और मोनोक्रोमेट्रिक होती है। इसलिए वो बगैर डिस्पर्स किए हुए, बगैर एनर्जी को ज़ाया किए हुए वो अर्थ से मून तक जाएगी, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ सकती है। तो अगर उसके जाने का और आने का टाइम हम नोट कर लें तो इसकी स्पीड, चूँकि स्पीड ऑफ लाइट होगी, तो स्पीड ऑफ लाइट को c से हम लिखते हैं। तो इस तरह से इसी बेसिक फार्मूला की मदद से हम ct/2 से ये डिस्टेंस भी नोट कर लेंगे। तीसरी टेक्निक होती है रडार, जिसका मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये डिफेंस टेक्निक है मेनली, जिसमें हम एनिमी के प्लेन्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स को भेजा जाता है, फ़ज़ा में छोड़ा जाता है और प्रोजेक्ट किया जाता है। जब ये वेव्स जाएंगी और किसी मूविंग बॉडी से या किसी बॉडी से टकरा के जब वापस आएंगी तो वो टाइम नोट हो जाएगा। तो उसी तरह से ये फार्मूला इस्तेमाल करके हम डिस्टेंस उसका फाइंड कर सकते हैं। यानी वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एरोप्लेन भी हो सकते हैं, शिप भी हो सकते हैं, तो उनका डिस्टेंस फिर आसानी से नोट कर सकते हैं हम रडार वेव्स को इस्तेमाल करके।
तो जो इसी से मिलती जुलती चौथी टेक्निक है सोनार की। सोनार में साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होती है। इसमें जो कैरियर वेव्स हैं, सिग्नल वेव्स हैं, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, जो साउंड की ही किस्म है एक। और इसमें जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं ये सब मैरीन्स को या समंदर के अंदर मौजूद रॉक्स को जानने के लिए, खोजने के लिए इस्तेमाल होती हैं। याद रहे कि यहाँ साउंड वेव्स इसलिए इस्तेमाल होती हैं क्योंकि यहाँ समंदर के पानी के अंदर ये वेव्स ने ट्रैवल करना होता है। तो रेडियो वेव्स अगर भेजेंगे वहाँ पर तो रेडियो वेव्स मीडियम डिपेंडेंट नहीं होती, और जब ये मीडियम में से पास करती हैं तो इनकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये कामयाब नहीं होंगी समंदर के अंदर ट्रैवल करने के लिए। तो समंदर के पानी के अंदर ट्रैवल करने के लिए जो मैकेनिकल वेव्स ही अच्छी होती हैं, और मैकेनिकल वेव्स में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स जिनकी एनर्जी साउंड वेव्स से ज़्यादा होती है, तो ये वेव्स इस्तेमाल होंगी। और सबमरीन्स में से अगर आपने अपना स्टेशन या अपनी सबमरीन में से इन वेव्स को आपने भेजा सोनार नेविगेशन सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए, तो ये आगे अगर कोई एनिमी की सबमरीन मौजूद है या कोई समंदर के अंदर रॉक है, कोई समंदर के अंदर हिल टाइप चीज़ मौजूद है, तो उससे टकरा के जब ये वेव्स वापस आ जाएंगी टाइम नोट हो जाएगा। और वो जो टाइम जब नोट हो जाएगा तो इनकी स्पीड चूँकि पहले से पता होती है, तो इसी बेसिक फार्मूला CT/2 को इस्तेमाल करके आप उस सबमरीन्स का या उन रॉक्स का डिस्टेंस नोट कर सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से।